चलो तो हम लोग इस बैच में अभी है ना सीक्वेंस सीरीज कर रहे थे। तो हमने अभी अभी तक इस बैच में अभी तक हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी कंप्लीट किया है ना। ये हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी पार्ट वाला पार्ट कंप्लीट किया था, ये वाला पार्ट कंप्लीट किया था, और अभी एक सीक्वेंस सीरीज का हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं ना। तो हाँ, टेस्ट 4 का भी डिस्कशन इस वीक में देखते हैं, कभी इस वीक में करते हैं सैटरडे, क्योंकि अभी तो ऐसे ही चल रहा है, सैटरडे सैटरडे डिस्कशन चल रहा है। तो सैटरडे तक बहुत सारे लोग टेस्ट दे देंगे, क्योंकि इमीडिएटली डिस्कशन करने में क्या होगा, बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। जैसे अभी संडे को, कल ही संडे ना, कल टेस्ट हुआ था, तो आज बहुत कम बच्चे भी अटेम्प्ट किए होंगे, थोड़ा टाइम दे देते हैं। तो सैटरडे को हम लोग डिस्कशन क्लास ही रखते हैं, सैटरडे सैटरडे है ना, मॉक टेस्ट डिस्कशन ही रहेगा। और बाकी 5 दिन थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, संडे टेस्ट हो रहा है, डाउट क्लास डेली 11 से 12 चली रही है। सो ये है, मतलब 1.5 घंटे की क्लास हो गई, 1 घंटे डाउट क्लास है, साढ़े 11 से 12 रात का। और अराउंड सैटरडे को डिस्कशन करते हैं, संडे हमारा टेस्ट है ना। सो अभी ये सैटरडे करते हैं, जब तक बाकी लोगों को भी टाइम मिल जाएगा, जब तक आप देख लो उसमें एक बार एनालिसिस करके, बाकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए वो मटेरियल के मार्केट में कोई कमी नहीं है, ड्राइव में बहुत सारी चीज़ें, ड्राइव वाली चीज़ें कम पड़े, इतनी बुक्स हैं, कोई भी बुक उठा के आप प्रैक्टिस करो, है ना। थ्योरीज ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही है, क्वेश्चंस आपको अलग अलग बुक्स में थोड़े अलग अलग जरूर मिलेंगे। जो थोड़े हाई लेवल की बुक, उसमें हाई लेवल क्वेश्चन मिलेंगे, जो इंट्रोडक्टरी बेसिक्स बुक्स हैं बेसिक लेवल क्वेश्चन मिलेंगे, ये बाकी मटेरियल असाइनमेंट्स है ना, असाइनमेंट सॉल्व करना बहुत बेनिफिशियल होगा। जो भी प्रॉब्लम सीट है, जो भी डीपीपीज हैं, उसमें ड्राइव में एक्सप्लोर करो, उसको सॉल्व कर सकते हो आप, ये है। तो अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास जब हुआ था 22 तारीख को, है ना, 22 को हमने क्लास लिया था। सो तब हमने सीरीज का डेफिनेशन जस्ट लिखे थे, है ना। तो ये मेरे पास ये इसके मापा वाली बुक है, तो मैं कंटेंट वाला की वो भी मेरे पास है, सो देख लूँगा अभी मैं। तो पहले इसको देखते हैं क्या क्या इसमें कवर किया इसने। और इधर मेरे पास ये है। सो सीरीज का हमने लास्ट टाइम जस्ट डेफिनेशन लिखा था, फिर सीरीज के करस्पॉन्डिंग एक हम सीक्वेंस बनाते थे, जिसका नाम था सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, है ना। और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ये डिसाइड करता है कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो इनिशियली ये था, फिर हमने एक आपको फॉर्मूला भी लिखाया था, एनएफ-स्टॉर्म टेस्ट, है ना। तो वो एक हमने ये 3 चीजें लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हमने। ठीक है ना। तो हमने मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे जो है, सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जस्ट कि सीरीज होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल है, सीरीज ये एक्सप्रेशन है, ए एन एन फ्रॉम 1 to infinity, ये सीरीज का एक्सप्रेशन है, सिंपल है ना। सो ये एक सीरीज है। फिर हमने पहले इनिशियली सीक्वेंस डिफाइन किया था, तो है ना, सीक्वेंस का एक्सप्रेशन ये है। सो सीक्वेंस वाज जस्ट दिस, ए एन एन फ्रॉम 1 to infinity। इसको खोलते हैं तो ऐसा A1 A2 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस है। इसको खोलते हैं तो A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, है ना। तो ये सीक्वेंस AN है, ये सीरीज AN है। हमने डिफाइन किया था सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, है ना, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ अ सीरीज, किसी सीरीज का। तो उसको हमने डिनोट किया था एसएन से, है ना, एसएन से डिनोट किया था। और एसएन का मतलब था A1 से स्टार्ट होके AN तक का सम, ठीक है ना। फिर हमने, इसमें कुछ खास नहीं है, जस्ट आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एसएन लिखोगे तो ये यही सीरीज हो जाएगी, AN n फ्रॉम 1 to infinity, ये सेम ही चीज आ जाएगी। या आप यहाँ वेदर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, AK और k फ्रॉम 1 to infinity, बात वही है, आप ऐसे लिखो या AN। सो ये एक्सप्रेशन तीनों सेम ही है, इसलिए हम ये बोलते थे कि अगर ये सीक्वेंस SN कन्वर्जेंट है, इफ एंड ओनली इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट, है ना। ये जो सीक्वेंस SN है, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो लास्ट क्लास में हमने सीरीज के कन्वर्जेंस का डेफिनेशन देखा था, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, फिर हमने बताए थे, तो इसको हमने डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अभी जैसे हमने बताए थे वहां पे, ये nth टर्म टेस्ट है। सो कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको
किसी भी सीरीज का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करना है तो एक बार पहले आप ये जरूर चेक करोगे, इसके बाद हम कोई टेस्ट लगाएंगे, है ना। तो इसमें ये था जस्ट कि अ सीरीज जो है ए एन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इज कन्वर्जेंट, देन वन वे है, ये जस्ट वन वे थ्योरम है। देन कह रहा है देन कि लिमिट ऑफ ए एन जो होगी वो आपकी जीरो हो जाएगी, है ना। सो ये वन वे थ्योरम है। इसी का दूसरा, है ना, दूसरा वर्जन ये है कि दूसरे तरीके से इसी को लिखते हैं। सो इसी थ्योरम को दूसरे वर्ड्स में लिखेंगे तो ये होगा कि इफ, यहां है ना, लिखियो इफ अ सीरीज इज कन्वर्जेंट, if series this is convergent, then this, if limit of an n tends to infinity, अगर ये जीरो नहीं है then ये जो सीरीज है, then जो आपकी सीरीज है, then series an n from 1 to infinity is not convergent, है ना, is not convergent, है ना, ये convergent नहीं होगा, so is not convergent। दिखाओ कौन सा सीरीज है, बताओ। n फैक्टोरियल का, हाँ, 2n फैक्टोरियल, और ये पावर सीरीज है, इसको बोलते हैं पावर सीरीज, एंड में आएगा। सो है ना, सीरीज हमने ये नहीं लिखा ना वेरिएबल में, सो ये पावर सीरीज है, तो ये तो पावर सीरीज आगे आएगा। हाँ ठीक है, सो ये पावर सीरीज है, तो तुम लिमिट नहीं निकाल पा रहे हो, लिमिट निकाल के देखो क्या दिक्कत है, उसको प्रूफ। तो एक्स को क्यों, किसने कहा एक्स को 2 3 रखने को, क्वेश्चन ने कहा है 2 3 रखने को। हम्म, 4 से कम क्यों आया, 4 से कम कैसे आ गया, रेडियस ऑफ, नहीं नहीं, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि एन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 4 हो गया। हाँ, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, वो भी आगे पढ़ाएंगे, ये वही तो चीज, आधा अधूरा ज्ञान है अभी उसको। हाँ, क्योंकि अभी आधा अधूरा ज्ञान है ना, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा ठीक से। सो अगर आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो लगाओ इसको, या तो ये लगाओ या ये लगाओ। एन अगर 4 से ज्यादा है तो इसका मतलब थोड़ी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो। ये लगाओ, ये लिमिट सुपीरियर है, ये लिम सुप है इस पे, तो ये लिमिट सुपीरियर है, इसको अप्लाई करो, देखो क्या आता है, जो भी आएगा उस केस में। क्या रहा था, नहीं नहीं ऐसे कोई जरूरी थोड़ी 2 आएगा। सो इसको बाकी लोग सिंप्लीफाई करके देखो क्या आएगा, तो इसको पुट करेंगे फिर आ जाएगा। एन फैक्टोरियल की पावर 1/n कहाँ कन्वर्ज कर रही थी, ए फॉर्मूला इस पे। अच्छा, n की पावर n होगा तो सो उस तरह से ब्रेक करके इसको लिमिट निकालो, इसका क्या आता है। सो मोस्ट प्रोबेबली, है ना, ऐसा बहुत कम ही होगा, रेडियस का यहाँ 1 आएगा या तो, या उससे 2 नहीं आएगा, है ना, ये 1 के आसपास ही आएगा, तुम चेक करो सॉल्व करके, ठीक है। 1 आएगा तो इसको अप्लाई करना, चेक करना, इसको अप्लाई, सब आगे पावर सीरीज अभी एंड में है, यहाँ पावर सीरीज जो सिलेबस का है, तो पावर सीरीज में क्या है कि एक्स भी आएगा, वेरिएबल भी आएगा यहाँ पे। सो ये है ना पावर सीरीज, यहाँ पे जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो वो इस टॉपिक का है, ये लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का, कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है।
सो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को है। तो यहाँ पे आते हैं, और थ्योरम कभी गलत नहीं होता है। तुम्हें ऐसा लग रहा है ऐसा हो रहा है तुम गलत हो, थ्योरम कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो तुम्हें ये देखने की जरूरत तुम कहाँ गलत हो। सो ऐसा कोई एग्जाम्पल एग्जिस्ट ही नहीं करता जो किसी थ्योरम को गलत कर दे, है ना। अगर ऐसा कभी हो रहा है तो जो इंसान ऐसा बोल रहा है वो इंसान गलत है ना। थ्योरम गलत नहीं हो सकता। कॉची क्राइटेरिया मतलब उसमें ये है कि वही चीज है कि जो एस एन है ना, एस एन इज अ कॉची सीक्वेंस, सिंपल वही हो गया कॉची क्राइटेरिया। अब तुम जानते हो कि कॉची और कन्वर्जन तो सेम ही चीज है ना। हाँ, उसमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है देखता हूँ, रुक जाओ। तो इसमें कैसे डिफाइन कर रहा है? हम्म, वो तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट है, वो तो सिलेबस में भी है। हाँ तो अलग अलग बुक में वो डिपेंड करता है कैसे लिख रहा है। ये तो यहाँ भी है वो जो तुम बता रहे हो, यही तो चीजें हर बुक में अलग अलग है। तो जो बता रहे हो वो ये है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लिखा है कि नहीं लिखा है इसमें, ये तो है। तो जो तुम बता रहे हो वो तो ये है। वही चीज है भाई, रुक जाओ। वही समझना है तुम्हें क्या है, क्योंकि हर बुक में अपना अपना तरीके से चीजें लिख देता है, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा कहना क्या चाह रहा है। तो उसको समझो। और एग्जाम में ऐसे भी कोई थ्योरी नहीं पूछा जा रहा तुमसे, डेफिनेशन नहीं पूछा जा रहा, थ्योरम उसमें अप्लाई करना आते हैं। कॉची क्राइटेरिया मतलब एक तो ये सब बिना सोचे समझे जो बोलता है ना, मैं थप्पड़ मारूंगा। अर्का को मारने का मन कर रहा, थप्पड़ खींच के मारूंगा। मैं भी क्या बोला था, क्या बोला था भाई सोम बताओ। तुमने पूछा ना कॉची, मैंने क्या बोला था लाइन कि एस एन कॉची सीक्वेंस होगा, यही है ना, यही तो लिखा है। देखो ध्यान से, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस, आर का बताओ तुम। कोई एस एन सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस कब होगी, डेफिनेशन क्या है इसकी? तो देखो तुम कॉची क्राइटेरिया यही तो लिखा है यहाँ पे, पेज नंबर है 96। ये जो बार्टल एंड सेवर्ट की बुक है, यही तो लिखा है कॉची क्राइटेरिया में। ये कॉची का ही तो डेफिनेशन है जो, है ना। तो कॉची क्राइटेरिया अलग है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट अलग है। तो वो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट सीरीज के कन्वर्जेंस को टेस्ट करने के लिए है। कॉची क्राइटेरिया ये है कि जस्ट हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था ना, कि लास्ट क्लास में जो है हमारे पास कि हमने ये कहा कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन है ना, तो हमने ये कहा था ना कि एस एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो कॉची क्राइटेरिया अब ये कहता है कि एस एन इज कॉची इफ एंड ओनली इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो हमने तो ये पढ़ा ना कि रियल सीक्वेंस में, इनफैक्ट ये सीरीज है तो रियल सीरीज ही चल रही है ना। यहाँ पे सीरीज के जितने भी टर्म्स होंगे वो रियल नंबर्स ही होंगे। तो ये सीरीज भी रियल सीरीज ही है। तो रियल सीक्वेंस में या रियल यहाँ पे सीरीज के टर्म्स हैं। सो एस एन कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली एस एन इज कॉची। तो कॉची क्राइटेरिया बस यही लिखता है कि, है ना। तो उसमें कुछ खास नहीं, वो ओके मेन है कि समझना जरूरी है। बाकी रट्टा नहीं मारना है कि मतलब याद कर लेना है, आपको समझना चीजें क्या है। मतलब बिना समझे याद करोगे तो मुश्किल है ना। तो ये है, तो ये कुछ खास नहीं, हमने लास्ट क्लास में यही डिफाइन किया था। तो वही उसी चीज को कॉची क्राइटेरिया में लिखता है ना। किसमें क्या था थ्योरम, जैसे मैं लास्ट क्लास में बताऊं कि हमने पढ़ा था कि ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन है आपका, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ ये जो सीरीज है ए एन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी दिस इज कन्वर्जेंट। ठीक। अब जैसे आपके पास क्या है, तो जो कॉची क्राइटेरिया है जो ये बार्टल सेवर्ट में लिखा है, वो ये कह रहा है ओके देखो बुक में पढ़ो, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आता आप पूछो, है ना। कोई जरूरी नहीं हर चीज मेरे दिमाग में है, तो अगर बुक में देख के इजीली समझ आता है क्या लिखा हुआ है तो इतना। और ये एबिलिटी अगर आपके अंदर आ गई, मेनली यही है ना। देखो किताब में तो सब कुछ लिखा ही है, इंसान को ट्यूशन की या किसी के गाइडेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि किताब में जो लिखा हुआ है सीधा सीधा वो तुम्हें समझ नहीं आएगा। और एक बार में तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, 10 20 50 बार पढ़ोगे तब जाकर चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होंगी। एक दो बार तुम अगर किताब पढ़ोगे तो, अगर इतना होता मान लो कोई बच्चा एक बार पढ़े और सब समझ आ जाए,
तो उसको कोचिंग की क्या जरूरत है, कॉलेज की क्या जरूरत है, यूनिवर्सिटी की क्या जरूरत है, तो घर पे पढ़ के कर लेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो उसके तुम बार बार पढ़ोगे तो समझ आएगा, ये है। तो यहाँ से है हमारे पास कि एस एन इज कॉची इफ एंड ओनली इफ सीरीज ए एन एन फ्रॉम 1 to infinity दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। सो ये जो है हमारा है ये कन्वर्जेंट है कि एस एन है कॉची सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ दिस इज कन्वर्जेंट। ये तो इसी चीज को इसने ऐसे ना लिख के उसने क्या किया है, कॉची का डेफिनेशन लिखा है ना, यहाँ तुम देखो तो उसी चीज को इसने कॉची के डेफिनेशन लिखा है कि द सीरीज एक्स एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट एम कैपिटल एम सच दैट, है ना, एस एम माइनस एस एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम मोर देन कैपिटल एम। तो वो इसने कॉची का ये डायरेक्टली ये ना लिख के इसने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। तो यही आपको समझना है, यही तो डिफरेंस है ना, रीड बिटवीन लाइंस। तो आपको ये समझना पड़ता है जो लिखा है उसकी मीनिंग क्या है, और रट्टा मारने के बजाय तुम क्वेश्चन लगा ही नहीं पाओगे एग्जाम में फिर। तो उसको मेनली समझना है कि लिखना क्या चाह रहा है। तो ये जो इतना लंबा चौड़ा इसने लिखा है ये बस इसी चीज का डेफिनेशन लिख दिया है कि वैसा होगा तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, कोई बात। देखो बाकी नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो, बुक में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बुक जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, तो ये है। तो ये कॉची क्राइटेरिया फॉर द सीरीज एक्चुअली। बाकी एक ही चीज को हर तरीके से लिखते हैं ये लोग। सो तो यहाँ से क्या आएगा कि ठीक है ना, तो ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमने एग्जांपल करके भी लास्ट क्लास में यही डिस्कस किए थे पूरे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बाकी इस पे भी कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे कि देखो लिमिट ए एन की 0 नहीं है तो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है ना, कन्वर्जेंट नहीं है। अगर लिमिट ए एन की 0 है तो कुछ नहीं बोल सकते, है ना, वरना अब जिन लोगों का मैथमेटिकल फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो वो मतलब जो जनरली है ना, जो थोड़ी बहुत क्रिटिकल मैथमेटिकल लॉजिक उसको क्लियर नहीं है, तो ऐसा बच्चा सोच सकता है ना कि ए एन, अच्छा ए एन की लिमिट 0 नहीं है इसका मतलब कन्वर्जेंट नहीं है। तो है ना, तुम में से भी कुछ ऐसे होंगे सोच रहे होंगे अच्छा अगर ए एन की लिमिट 0 हो गई इसका मतलब है कन्वर्जेंट है। तो ये गलत इंटरप्रिटेशन है और यही तुम्हें ठीक करना है अपने आप को, है ना। तो मैथमेटिक्स में क्या बहुत सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे रूल्स के साथ ये मतलब इसके अपने ना नियम कानून है मैथमेटिक्स में और तुम्हें वो फॉलो करना होगा, अपना नियम कानून बनाओगे गलत हो जाएगा। सो तुम्हें मैथमेटिक्स के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके चीजें ठीक होंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ अगर लिमिट 0 होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है डाइवर्जेंट भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, है ना। ये बस ये कह रहा है कि लिमिट 0 नहीं है तो गारंटी है कि वो कन्वर्जेंट नहीं है। अगर लिमिट 0 हो गई तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लिमिट सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है डाइवर्जेंट भी हो सकती है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो अभी क्या करते हैं आगे देखो आगे क्या लिखा है, तो मैं दोनों बुक कंटेंट फॉलो कर रहा हूँ, तो जो भी छूटे या कुछ भी नहीं, कुछ छूट जाएगा तो पूछ लेना। तो ये मेरे पास है ना इसके मापा वाली बुक्स में कुछ खास तो है नहीं, बाकी शुरू में यही समझाना चाह रहा है कि अब ये कह रहा है कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है अगर उसका जो टेल है, मतलब फिर से वही चीज जैसे मैंने कहा था कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके शुरू के कुछ टर्म को तुम छोड़ दो तो जो बाद के टर्म है एक्चुअली वो कन्वर्ज कर रहे होंगे, या ऐसा समझो कि हमने कहा था कि टेल ऑफ अ सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ द ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेस। सेम चीज सीरीज में लागू है कि सीरीज के पहले कुछ टर्म अगर तुम छोड़ भी दोगे तब भी अगर टेल उस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो उसका टेल अगर कन्वर्जेंट है तो मतलब एसएन कन्वर्जेंट है, तो मतलब सीरीज कन्वर्जेंट है। सो इसी चीज को ये थोड़ा सा अपने तरीके से लिख रहा है, तो बस तुम्हें समझना हर बुक क्या करता है, जो डिफरेंट ऑथर्स हैं उसी है तो सब हर बुक में सेम ही चीज लिखी है, बट सबका अपना अपना लिखने का अलग अलग तरीका है, वरना सारी बुक सेम ही हो जाएगी, तो इसलिए लोग अपने तरीके से लिखते हैं। ये है तीनों इस तरीके से लिखा है कि मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम या उसका टेल। अब जैसे हम सीक्वेंस एसएन हमारा सीक्वेंस है, अब एसएन और एसएन का टेल कन्वर्जेंट होगा, दोनों इफ एंड ओनली इफ होता है, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ टेल ऑफ द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो एसएन कन्वर्जेंट हो, एसएन के पहले कुछ टर्म छोड़ दो तो उसके बाद के टर्म्स अगर कन्वर्ज कर रहा है मतलब सीरीज में तो कन्वर्जेंट है। तो वही सेम चीजें इसने लिखने की कोशिश की है। बाकी ये सम की बात कर रहा, हमने सम लास्ट क्लास में लिखाया था। हाँ जैसे दो सीक्वेंस है, सीरीज है ना, दो सीरीज है, सो क्या बोल सकते हो तुम,
ये श्योर था, है ना, हमने यहाँ लिखा था ना कि अगर किसी एक सीरीज का सम लेट्स से एसएन है, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, हाँ, सो दे आर कन्वर्जेंट देन, हाँ अलजेब्रा ऑफ, लास्ट क्लास में लिखा है, आई थिंक लास्ट टाइम क्या अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस लिखाए थे, अलजेब्रा ऑफ सीरीज लिखाए थे, सीक्वेंस ऑफ, हाँ, तो यहाँ पे जैसे क्या होगा कि जैसे इसका सम जो है सीरीज ऑफ ए एन प्लस बी एन, तो एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये कुछ और नहीं, ये डायरेक्टली सीरीज ऑफ एन प्लस सीरीज ऑफ बी एन ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये भी कन्वर्जेंट हो गया ना, इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी, इसकी भी फाइनाइट होगी, तो सम तो फाइनाइट ही हो जाएगा, तो जो सम है हमारे पास सीरीज का वो भी कन्वर्जेंट होगी, है ना। सो बोथ, ये जो नया सीरीज है दिस इज कन्वर्जेंट, तो इसका जो सम होगा वो कन्वर्जेंट रहेगा, बाकी तो है ना, ऐसे तो बाकी भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस भी यहाँ पे कन्वर्जेंट होगा, तो सम के बजाय यहाँ डिफरेंस ले लो, प्लस की जगह माइनस, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा देना, तो भी कन्वर्जेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी हो जाएगा, तो जैसे है ना, एक तो सम का था, ये अलग से लिख दूँ तो अलग से लिख सकते हैं, सो यहाँ पे जो है सो यहाँ सम की जगह डिफरेंस कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, कांस्टेंट टाइम, तो वो कुछ खास नहीं है। थर्ड कि जैसे कोई सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है तो कांस्टेंट टाइम ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, जैसे अगर इसकी मैं सीरीज बात करूं, के कोई फाइनाइट कांस्टेंट है, सो के टाइम ए एन की जो सीरीज होगी, सो दैट विल बी सेम एज के बाहर आ जाएगा सीरीज ऑफ ए एन, ठीक है ना, और ये जो होगी ये कन्वर्जेंट होगी। व्हाट कैन यू से अबाउट प्रोडक्ट, दो कन्वर्जेंट सीरीज है और उसके टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, हाँ। सो अब जैसे क्या है, तो अभी हमने सम, डिफरेंस और इसकी बात की है, अब इसमें जो टू सीक्वेंस के प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगी या रेशियो के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगी वो जरूरी नहीं कन्वर्ज होगी, जैसे एग्जांपल भी बता रहा था ये ना, तो जैसे यहाँ पे ये है रिमार्क में, तो ये कहना चाह रहा है रिमार्क में ये है कि इफ सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन आर कन्वर्जेंट, ठीक, सो सीरीज ए एन और सीरीज बी एन अगर कन्वर्जेंट है देन जरूरी नहीं है, तो देन ये जो सीरीज बनेगी ए एन इंटू बी एन वाली मे और मे नॉट कन्वर्ज, तो दोनों एग्जांपल देता हूं, एक ऐसा एग्जांपल जिसमें कन्वर्ज कर जाए, एक एग्जांपल जिसमें कन्वर्ज ना करे, है ना, मे नॉट कन्वर्ज। सो हमें ये देखना है कि टू सीरीज मेरे पास है, दोनों कन्वर्जेंट है, ये श्योर है कि सीरीज ए एन सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है, अब हमें एक एग्जांपल ऐसा ढूंढना है कि जहां ए इंटू बी एन के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट हो जाए, एक एग्जांपल ऐसा ढूंढना है कि सीरीज ए एन इंटू बी एन डाइवर्स कर जाए, है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने एक सीरीज लिया कि जैसे जो सीरीज ए एन है आपका, लेट से जैसे वो बता रहा ना -1 की पावर एन अपॉन एन, ठीक, चलो रूट एन ले लो, हाँ तो रूट एन ले लेते हैं, एंड दूसरा जो है, अच्छा तुम्हें ये सब मैंने बताया नहीं कन्वर्जेंट, अभी बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये कन्वर्जेंट है, बाद में हम इसको टेस्ट भी कर पाएंगे, तो अभी ये कन्वर्जेंट है, सो दिस इज, कुछ तुम याद भी रख सकते हो, कई बार हेल्प करता है, तो ये सीरीज एक्चुअली कन्वर्जेंट होगी, इसको प्रूव करने के लिए अभी हमने बहुत सारे रूल्स भी पढ़े हैं, तो जैसे यहाँ पे क्या है,
अभी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लिखेंगे और वो फिर कन्वर्जेंट होगी, तो इसीलिए अभी जैसे कन्वर्जेंट है, दूसरा ले लो सीरीज बी एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो सेम ही कंसिडर कर लो, मान लो यही दोनों सेम ही है एग्जांपल के लिए। अभी ये भी दूसरा सेम ही है, सो ये भी कन्वर्जेंट है। अब इनका प्रोडक्ट कर दो, मतलब जो ए एन बी एन के प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगी, सो ए एन बी एन के जो प्रोडक्ट, ये ए एन है और ये बी एन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगी 1/n, और ये वाली सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। और लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, हमने इसे प्रूव किया है कि डाइवर्जेंट क्यों है, क्योंकि इसमें सम इसका इन्फिनिटी आएगा। सो दिस इज डाइवर्जेंट। तो हुआ क्या है, यहाँ से जो ए एन इंटू बी एन किया वो 1/n आया है एक्चुअली, है ना। जो ए एन इंटू बी एन किया है वो 1/n आया है। या अगर सीरीज के फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे ये जो सीरीज ए एन बी एन बनती है ना, इसके टर्म्स ऐसे हैं। तो ये जो बनेगी ये सीरीज 1/n है, और ये तो डाइवर्जेंट है ना। सो ये वाली चीज डाइवर्जेंट है। दूसरा ढूंढो। सो एक दूसरा एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, तो चलो तो यहाँ से क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल जिसमें क्या हो कि ए एन बी एन का प्रोडक्ट कन्वर्ज कर जाए, ऐसा एग्जांपल ढूंढ लेते हैं। तो वैसे भी मिल जाएंगे बहुत सारे एग्जांपल्स। हाँ, उतना कॉम्प्लिकेट लेने के बजाय कोई आसान सा भी ले सकते हैं, जैसे सिम हाँ वैसे ही ले लो एन एन, जैसे एन स्क्वायर ले लो, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, बी एन कुछ ऐसा ले लो, है ना, 1/n³ ले लो। सो दोनों कन्वर्जेंट है, दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट, दोनों सीरीज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट होने का मतलब है कि इस सीरीज का सम फाइनाइट होगा, या इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो आएगी वो कन्वर्ज करेगी, उस ना वो कन्वर्जेंट होगी। तो इसका अगर इसके करस्पॉन्डिंग, अच्छा यहाँ सीरीज भूल गया लगाना ना, तो ये हम बात कर रहे हैं सीरीज एन की, ये बात कर रहे हैं सीरीज बी एन की। अब मैं एक सीरीज बनाऊं ए एन इंटू बी एन वाली, यहाँ पे प्रोडक्ट है ये, तो क्या बनेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा सीरीज 1/n⁵, है ना, ऐड हो जाएगा पावर। तो ठीक है जी, देख लो। और ये भी कन्वर्जेंट है, दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो इसमें क्या बताने की कोशिश किया हूं, है ना, कि ए एन बी एन की इंडिविजुअली सीरीज कन्वर्जेंट है। अब एक नया सीरीज ए एन इंटू बी एन से बनाया, सो वो कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएंगे, जहां ऑप्शंस रहेगा कि ए एन बी एन आर कन्वर्जेंट सीरीज, दोनों का सीरीज कन्वर्जेंट है, तो सीरीज ए एन इंटू बी एन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, इस तरह से पूछेगा आपसे। तो ये आपको देखना है। सेम थिंग रेशियो का बताओ। हाँ हाँ, अच्छा ए एन बाई एन के बारे में, तो जैसे ए एन बाई एन के बारे में आप सोचेंगे, तो सीरीज ए एन तो कन्वर्जेंट है, तो ए एन की लिमिट 0 पे जा रही है, तो ए एन अपॉन एन भी 0। कौन सा टेस्ट? अच्छा अबेल्स टेस्ट, अभी आते हैं उस पर, ये सब आगे की चीजें हैं। तो अबेल्स तुम्हारा सिलेबस में नाम भी नहीं लिखा होगा शायद, अबेल्स टेस्ट दिया है सिलेबस में? हाँ हम्म, ये बहुत सारे टेक्निक है प्रूफ करने के, तुम मुझसे प्रूफ कर सकते हो। जैसे चलो मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो हालांकि हमने अभी सीरीज के टेस्ट नहीं पढ़े हैं, तुम सिंपली रेशियो टेस्ट लगा लो तब भी तुम्हें कन्वर्जेंट मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा, करके देखो। तुम मान लो तुम बी एन सीरीज बी एन लो, तो ये उसके लिए है जिसने पूछा है। अगर सीरीज बी एन मैं लेता हूँ, सीरीज ए एन अपॉन एन, ठीक। अब तुम इस पे बी एन पे तुम रेशियो टेस्ट लगा लो, उससे भी आ जाएगा कन्वर्जेंट, क्योंकि एन तो कन्वर्जेंट है ना, तो उसको यूज करो। अगर मान लो तुमको मैं ये दे दूं,
अगर मैं ये बोलता हूं कि an प्लस वन अपॉन an की लिमिट जो है वो लेस देन वन है, लेस देन वन है, तो क्या लगता है बी इसकी लिमिट क्या आएगी? सो बी एन प्लस वन अपॉन बी एन की जो लिमिट निकालोगे, सो ये भी लेस देन वन ही आएगी। चेक करके देखो, क्योंकि n प्लस वन अपॉन एन की लिमिट तो वन हो जाती है। तो इनफैक्ट इसकी लिमिट और इसकी लिमिट इक्वल ही आएगी, है ना? हो गया प्रूफ, दोनों की लिमिट सेम ही है। अच्छा, अब कुछ नए लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है ना, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट। तो ये रेशियो टेस्ट का स्टेटमेंट है। तो हाँ, तो उसके देखो ये सब चीजें एग्जाम्पल से डिस्कार्ड की जा सकती हैं। तो समेशन एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है, तो उसके क्या बोल सकते हो, एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है ना, तो एन अपॉन एन, तो एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा, या अगर ट्रू होगा तो प्रूफ करना पड़ेगा। सो एन स्क्वायर अगर कन्वर्जेंट है तो इसी लॉजिक से तो अगर हम लगाएं तो वहां भी कन्वर्जेंट आ जाएगा फिर तो, इस प्रूफ से देखो तो देखो इस तरह का स्टेट। हाँ, वो सब आते हैं प्रूफ रूप पे अभी ना, पहले एक बार थ्योरी पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर ये सब प्रूफ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि सब आगे की चीज़ जो हमने पढ़ी नहीं अभी। तो जो नए बच्चे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको लग रहा है उनको थोड़ा दिक्कत होगा। तो अभी क्या है कि जैसे हम लोग अभी सिंपली एक क्लास सीरीज का हुआ है, उसमें सीरीज डिफाइन किया था लास्ट क्लास में, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल हम डिफाइन किया था, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का हमने मीनिंग देखा था, कन्वर्जेंस का क्या मतलब है, डाइवर्जेंस का क्या मतलब है ना। तो जिस सीरीज का सम फाइनाइट है कन्वर्जेंट है, सम फाइनाइट नहीं है डाइवर्जेंट है, तो ये हमने देखा था। और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी डिसाइड करता है कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो ये सब थोड़ी आगे की चीज़ें हैं, ये अभी आगे क्वेश्चंस है ना, ये सब डिस्कस करेंगे अभी। तो हम लोग अभी इधर आते हैं। तो ये बेसिक एक थ्योरम था। अब ए एन अपॉन बी एन के बारे में क्या बोल सकते हैं? अगर यहीं से मैं ए एन अपॉन बी एन की बात करता तो क्या होता? इसी में तुम सोचो, अगर तुमसे पूछा जाए इसी में, इसी एग्जाम्पल में अगर मैं ये वाले सीरीज ले लूँ, ए एन अपॉन बी एन के करस्पॉन्डिंग सीरीज ले लूँ, तो क्या होगी, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? डिवाइड कर दो तो सीरीज, तो ये सीरीज वन हो जाएगी, है ना? और ये तो इन्फिनिटी हो गई सम इसकी, तो डाइवर्जेंट है, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट हो गई। तो रेशियो जो एन बी एन का है उसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनी है वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है, कन्वर्जेंट भी हो सकती है। यहाँ एन स्क्वायर एन क्यू लिया हुआ है, अगर मैं अभी के लिए मैं 4 ले लेता मान लो, चलो समझाने के लिए, तो ये 6 हो जाता अभी जस्ट, है ना, हम चेंज तो कर ही सकते हैं। सो ए एन अपॉन बी एन, एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, अब देखो कितना बनेगा, तो एन अपॉन बी एन के बजाय बी एन अपॉन ए एन कर दो, तो ए एन अपॉन बी एन तो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा देखो, ये एन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो डाइवर्जेंट है, दिस इज डाइवर्जेंट। लेकिन इसी का तुम रेसिप्रोकल कर लो, बट जो सीरीज बनेगी बी एन अपॉन एन वाली, वो क्या हो जाएगी, 1/n स्क्वायर, और ये तो कन्वर्जेंट है ना। सो इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें किसी बुक में थ्योरम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा इसका कोई डायरेक्ट थ्योरम नहीं होगा, इसका कोई डायरेक्ट थ्योरम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कभी ट्रू हो सकता है, कभी फॉल्स हो सकता है, और जो भी थ्योरम्स होते हैं वो हमेशा ट्रू होता है, उसका कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं हो सकता, ये चीज है। सो जैसे ये स्टेटमेंट है, तो ये सब एग्जाम में फंसाता है वहां पे कि ए एन बी एन का सीरीज कन्वर्जेंट है, तो बताओ तुम क्या बोल सकते हो इसके बारे में, है ना, कि कन्वर्जेंट होगा हमेशा, या हमेशा डाइवर्जेंट होगा, या कन्वर्जेंट कुछ हो सकता है। तो तुम्हें वर्ड ठीक से समझना पड़ेगा, पूछना क्या चाह रहा है ना। तो यहाँ हमने देखा ये डाइवर्जेंट है, ये वाली चीज डाइवर्जेंट है, ये वाली कन्वर्जेंट है, तो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है ए एन बी एन हम क्या ले रहे हैं। ठीक है जी। सो कुछ पूछना है किसी को? तो ये जस्ट आपको कुछ हम लोग एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं कि अगर दो सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसमें जो सीक्वेंस यूज हुआ है उस सीरीज में ए एन एंड बी एन सीक्वेंस है, और समेशन ए एन समेशन बी एन सीरीज है। तो जो सीक्वेंस यूज हुए उसका अगर हमने जैसे सम ले लिया, तो सम के करस्पॉन्डिंग सीरीज बनेगी, वो कन्वर्जेंट होगी। डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगी वो कन्वर्जेंट होगी। प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बन रही है वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन के एन बी एन क्या है। फिर ए एन अपॉन बी एन के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बन रही है वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है।
ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स मैं बना रहा हूं, तो आप खुद भी जब एक्सपेरिमेंट खुद से करेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे जी। डाइवर्जेंट और कौन से रूल? हाँ वो सोचना पड़ेगा, अब ये जनरलाइज नहीं है, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अब जैसे सेम आपने नया क्वेश्चन ये हो गया, तो ये सब एग्जाम में यही सब क्वेश्चन बन के आएगा जहां आपको सोचना पड़ेगा। तो अभी आपने पूछा, आप इसको एक्सपेरिमेंट खुद से कर सकते हो, तो ये कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, अब वो आपको सोचना पड़ेगा। मान लो ए एन बी एन दोनों डाइवर्जेंट है, तो क्या हो सकता है, तो आप देखो उसमें कि चलो सम तो डाइवर्स कर जाएगा, उसका हो सकता है ना, डिफरेंस में डिपेंड करेगा। तो प्रोडक्ट तो हम्म, हाँ तो उसमें डिपेंड करेगा, या और भी बहुत सारे सिचुएशंस हैं। हाँ डाइवर्जेंट है लेकिन उसका डिफरेंस कन्वर्ज भी कर सकता है, या डाइवर्जेंट भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है है ना। उसके बाद अगर तुम प्रोडक्ट की बात करोगे, तो प्रोडक्ट में तुम देखो जैसे 1/√n लिया, तो वैसा कन्वर्ज भी डाइवर्ज भी कुछ भी कर सकता है। तो ये सब तुम्हें सोचना है, तुम्हारे मन में जो क्वेश्चन आया तो उसका आंसर भी तुम कोशिश करो खुद से ढूंढने का, और अगर खुद से ढूंढ पाओगे तो इसका मतलब तुमने चीजों को ठीक से समझ लिया है, और एग्जाम में यही करना होता है। वहां भी तुम्हारे पास यही सीक्वेंस में ऐसे ही क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे थ्योरेटिकल्स कि जहाँ पे ए एन बी एन डाइवर्जेंट है, तुम क्या करोगे उसमें, प्रूफ नहीं लिखना है, तुम दो ऐसे सीक्वेंस बनाओ रैंडमली, फिर उससे चेक करो क्या हो रहा है, तो उस एग्जाम्पल के करस्पॉन्डिंग जो भी ऑप्शंस उसके अगेंस्ट जा रहा है वो गलत हो जाएगा। ये है। फिर तुम दूसरा एग्जाम्पल उठा सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, तो तुम्हें कोशिश करना ऑप्शंस को गलत करना, अगर वैसा होगा तो। जैसे अब ए एन बी एन दोनों डाइवर्जेंट है, एग्जाम्पल देता हूँ, देखो जैसे आगे समेशन है, तुम्हें खुद सोचना है, मतलब तुम्हारा दिमाग डेवलप तब होगा जब तुम खुद से थोड़े वर्क करोगे, क्वेश्चंस एंड एक्सपेरिमेंट करोगे, ट्राई करोगे, खुद से सोचोगे, मतलब जो क्वेश्चन तुम्हारे अंदर से उठ रहा है उसके आंसर पहले तो कोशिश करो खुद ही तुम उसका आंसर निकालो, और जब आंसर निकाल पाओगे तो बहुत सारी चीजें तुम सीख चुके हो या सीखोगे उस दौरान। जैसे कि बच्चे के मन में क्वेश्चन आया, वो खुद नहीं सॉल्व कर रहा, सर से पूछ ले रहा है, तो तुमने अपने दिमाग को मौका ही नहीं दिया ग्रो करने का, है ना, वो जैसा था वैसे ही रह गया, तो वो फिर एग्जाम में कुछ वो नया आइडिया देगा ही नहीं तुम्हें, क्योंकि तुमने उसको तो ट्रेन नहीं किया ना। इसलिए कोशिश करो ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन अपने लेवल पे सॉल्व करे, जब नहीं हो तो एंड में फिर क्लास में पूछो। ये तो ट्राई करके देख लो, जैसे इस तरह क्वेश्चन यू जस्ट ट्राई इट। जैसे मान लो 1/n की पावर में 1/10 ले लेता हूँ, सो दिस इज डाइवर्जेंट। एक पी टेस्ट आएगा आगे, तो पी टेस्ट ये कहता है कि मैं ऐसे बता देता हूँ, फिर मैं इसको यूज करूंगा। चलो, तो एक तो हमने अभी nth टॉर्म टेस्ट यूज किया था, ये बहुत यूज आगे भी होगा। nth टॉर्म टेस्ट ये कहता है, लास्ट क्लास में लिखाया था, इसका नाम है nth टॉर्म टेस्ट, जो ये लिखा हुआ है ना, ये जो पहला दो थ्योरम है उसका नाम है nth टर्म टेस्ट। nth टर्म टेस्ट का मतलब क्या है कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो nth टर्म 0 पे जाएगी, और nth टर्म अगर 0 पे नहीं जा रही है तो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है ना, ये चीज है। तो nth टर्म टेस्ट है। जैसे ऐसे बहुत सारे टेस्ट है, तो टेस्ट मतलब थ्योरम्स हैं एक्चुअली, जो आपको याद रखना होगा, इन्हीं थ्योरम के बेस पे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट के थ्योरम से कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो फिर एग्जाम्पल से कैंसिल होंगे, इस तरह से। चलिए, तो जैसे अभी मैं एक लिखा देता हूँ पी टेस्ट, फिर इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीका है। सो ये पी टेस्ट है ना, एक फिर से ये थ्योरम है जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो पी टेस्ट क्या कहता है, पी टेस्ट का जो स्टेटमेंट है कि द सीरीज समेशन 1/n की पावर p, ये है, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, क्या है जी कंडीशन, ठीक है ना, तो ये हो गया 1 से ज्यादा होगा, तो ये आपका हो गया। सो इफ एंड ओनली इफ है ना। सो ये पी टेस्ट का ये पहला एक थ्योरम है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर p मोर देन पावर, p मतलब पावर, यहाँ पे n की पावर p, तो p मीन पावर, पावर जो है अगर 1 से ज्यादा है तो ये कन्वर्जेंट रहेगी, तो तुम याद रख सकते हो। इसी का दूसरे तरीके से लिखे कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट, या है ना, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है, तो इसे दूसरे तरीके से लिखेंगे। सो द सीरीज, 1/n की पावर p, 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 1
ये जो सीरीज 1/n की पावर p है, और इसका प्रूफ किसी बुक में तुम्हें मिल जाएगा, बहुत सारे डिफरेंट प्रूफ्स हैं, इंटीग्रल टेस्ट से हो जाता है, कई सारे तरीके हैं प्रूफ करने। हाँ तो मतलब एक क्वेश्चन, एक किसी थ्योरम में कई सारे प्रूफ्स हो सकते हैं, तो जो बुक देखोगे देखो उसने कैसे किया उस तरह कर सकते हो। प्रूफ रट्टा नहीं मारना है, समझने की कोशिश कर सकते हो, नहीं समझ आया छोड़ सकते हो, प्रूफ रट्टा नहीं मारना है, और तुम्हें समझना है मीनिंग क्या है थ्योरम के स्टेटमेंट का। सो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये जो सीरीज है आपका, दिस इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ, डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। नहीं नहीं, अभी हम क्योंकि पावर नेगेटिव होगा तो ऊपर ही चला जाएगा, तो ऑब्वियसली वैलिड तो हो ही जाएगा। हाँ क्योंकि अगर मान लो -2 रख दिया हमने एग्जाम्पल के लिए, तो वो n² बन गई। हाँ ना, 1/-2 का क्या मतलब है, 1/n², तो 1/1/n² इज जस्ट n² हो जाएगा, तो ओके है, चलेगा। है ना, इसमें अगर तुम कोई भी नेगेटिव नंबर रख के देखो, सो -100 रखोगे वही चीज़ है ना। अगर मैं ठीक है ना, मतलब ओके है ना, मतलब p नेगेटिव भी है पावर तो चलेगा, है ना, पावर अगर नेगेटिव भी है तो इट्स फाइन, तो वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये थ्योरम, इसका नाम है पी टेस्ट। एक तो एनस्थ्रॉम टेस्ट था, एक पी टेस्ट है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज बताया, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, जैसे इसको कुछ बुक में ज्योमेट्रिक टेस्ट लिखता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, तो ये भी एक थ्योरम है। तो इसमें सिंपल ये कहता है ये थ्योरम की, तब देखो इसमें सीरीज कन्वर्जेंस में बहुत सारे थ्योरम्स का रोल रहेगा डिसाइड करने में कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो डायरेक्टली तुम बोल पाओगे। जैसे ये बोलता है कि द सीरीज समेशन r की पावर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा, r पे कंडीशन ढूंढना है, r पे। सो यहाँ होता है मॉड r स्ट्रिक्टली लेस देन 1, ठीक। सो ये हो गया। इसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे, है ना, इसका प्रूफ भी हमने लास्ट क्लास में लिखा था, तुम देखो पिछले क्लास में इसका हमने प्रूफ भी लिखे थे, 3 केस बना के, मॉड आर लेस देन 1, मॉड आर मोर देन 1, मॉड आर इक्वल टू 1। तो द सीरीज, ये जो है हमारे पास r की पावर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इज डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, ये होगा डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, इसको यहाँ ले आओ, ठीक है। इफ एंड ओनली ये था, यहाँ आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ मॉड आर मोर देन और इक्वल टू 1। सो ये है ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, जैसे अब इस तरह का यूज कैसे करना है, तो सिंपली इसका एग्जांपल तुम्हें, जैसे इस तरह का क्वेश्चन है कि मैं सीधा बोलूंगा 2 की पावर n कन्वर्ज, ये 2 की पावर n डाइवर्जेंट है, दिस इज डाइवर्जेंट, तो मैं सीधा देख के बता दूंगा डाइवर्जेंट है, क्यों, क्योंकि मुझे ये थ्योरम याद है, और ये थ्योरम कहता है कि r की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होगी तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ r की जगह 2 है, क्यों, सिंस r यहाँ पे 2 है। एंड एक और सीरीज जैसे 1/3 की पावर n है, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, सो दिस इज कन्वर्जेंट। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ r की जगह 1/3 है, तो 1/3 इस कैटेगरी में आता है, 2 इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इस तरह से यूज कर सकते हो आप। तो इसका अगर सम निकालोगे तो इन्फिनिटी आएगी, इसका सम निकालोगे तो फाइनाइट आएगी, है ना। जैसे मैं इसका अगर एप्लीकेशन बताऊं, जैसे ये था हमारे पास, अब इसका अगर यूज बताए कैसे यूज करेंगे, तो बहुत इजी है कि तो इसको अगर यूज करना है तो इतना आसान सा है। जैसे एग्जांपल के लिए सीरीज 1/√n, है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, दिस इज डाइवर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करोगे
तो p की वैल्यू कितनी है देख के बताओ, p क्या है यहाँ पे 1/2 है, और 1/2 किस कैटेगरी में है, इस कैटेगरी में है, तो इस कैटेगरी में है तो डाइवर्जेंट है ना। जैसे वही आ जाएगा कि सीरीज 1/n√n इस तरह से है, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि n की पावर 3/2 है ना, ये है। सो दिस इज कन्वर्जेंट। सो ये कन्वर्जेंट होगा, क्यों, क्योंकि p की जगह पे अब 3/2 है, और 3/2 इस कैटेगरी में है, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली सीरीज 1/n डाइवर्जेंट है, इसको यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आ जाएगा कि जो सीरीज 1/n है वो भी डाइवर्जेंट है ना। तो यहाँ पे जो सीरीज 1/n है दिस इज डाइवर्जेंट, सो ये जो होंगे डाइवर्जेंट होगा, सो दिस इज डाइवर्जेंट, सो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, इस तरह से ना। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं आप, डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कौन सा सीरीज। और ये सब चूंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है, क्योंकि हमने अभी टर्म्स जो भी इसमें लिए पॉजिटिव टर्म्स हैं, यहाँ भी हमने पॉजिटिव, यहाँ तो कुछ भी ले सकते हैं आप, यहाँ तो हमें रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, मॉड लगा रखा है, तो टर्म्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट है, टेस्ट मतलब थ्योरम्स हैं, जिसके बेस पे आपको डिसाइड करना है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। अब सीरीज देखने के बाद डिसाइड करना होता है यहाँ कौन सा टेस्ट लगेगा, तो बहुत सारे टेस्ट है, तो आपको देख कर डिसाइड करना है। सो और थोड़े से आगे बढ़ते हैं, तो मैं कंटिन्यू फॉलो कर रहा था इसका। सो ये कॉची प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, इसमें भी लिख रखा है, वही कॉची क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस उसमें लिख रखा है, बार्टल से वर्ड में इसने लिख रखा है कॉची प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ये भी वही चीज लिख रहा है कि वो जो हमारा एसएन था सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, वो कॉची सीक्वेंस हो जाएगी तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, तो यही चीज लिख रहा है ये भी। फिर एनस्टॉम टेस्ट ये भी कह रहा है कि सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट 0 होगी, कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है ना। तो बाकी बहुत सारे टेस्ट अभी और आएंगे, तो मैं अभी लिखता हूँ उससे पहले, है ना। जैसे इसमें क्या क्या बोला हुआ है, अभी सिलेबस हम देख रहे थे ना, तो हम लोग अभी इनिशियल उस पर आए हैं, तो हम लोग अभी यहाँ पे थे कि जैसे कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज क्या है विथ नॉन नेगेटिव टर्म्स, मतलब पॉजिटिव टर्म्स जैसे हो गए, और टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। तो ये बहुत सारे टेस्ट हैं, ज्योमेट्रिक टेस्ट हो गया, पी टेस्ट हो गया, और बहुत सारे टेस्ट अभी लिखूंगा, है ना, वो सब है। तो वो देखना है कैसे, या सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के हेल्प से भी बता सकते हैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी। और कंपैरिजन टेस्ट, तो मैं यहाँ आता हूँ, इससे पहले थोड़े स्टेटमेंट और लिखते हैं ना। तो ये है ना, मतलब बहुत सारे टेस्ट हैं, तुम्हें देखना है, तो वो टेस्ट तुम्हें लगाने हैं। तो एक तो एनएथ टॉम टेस्ट था, तो मैं अगर ये तो बहुत पीछे एनएथ टॉम टेस्ट लिखे थे मैंने, तो उस पर आ गया। सो ये वाला था ना एनएथ टॉम, ये एनएथ टॉम टेस्ट था, तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ क्या लगाने हैं, ये चीज़ है। ये तो कंपैरिजन टेस्ट पे आ गया शुरू में सो एनएथ टॉम टेस्ट, अभी मैंने तुम्हें 3 टेस्ट बताए, 3 टेस्ट मतलब वो थ्योरम है, तुम्हें बस याद रखना है। सो एनएथ टॉम टेस्ट थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार जो सीरीज है, जैसे सीरीज n/n+1 है, अब ये सिंपली डाइवर्जेंट हो जाएगा क्योंकि इसकी लिमिट 0 पे नहीं जा रही है, तो इसमें आगे कोई दूसरा टेस्ट लगाने का मतलब ही नहीं है, यहीं से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि इसको टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह था। अभी जैसे दूसरा लिख रहे थे हम लोग, पी टेस्ट जैसे हो गया, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट है,
ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट हो गया आपका, या जैसे आगे मैं लिखूंगा अभी उससे पहले थोड़ा इसमें देख लेते हैं क्या और कंटेंट है क्या इस बुक में, बार्टल से वर्ट में, नहीं तो फिर कंपैरिजन टेस्ट स्टार्ट करेंगे। यही चीज़ है, सीक्वेंस ऑफ है ना। तो अभी हमने ये देखा था जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम वाला क्राइटेरिया है कि सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एसएन है वो कन्वर्जेंट होगा, वो इक्विवेलेंट है कॉची होगा, और अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होगा। तो यही बताना चाह रहा है कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो बाउंडेड है इफ एंड ओनली इफ वो जो हमारा सीरीज है वो कन्वर्ज कर जाएगी। सही है। देखो तो मैं थोड़ा इस पे आता हूँ। देखो हम लोग कहाँ पे थे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी, जो लास्ट क्लास में जहाँ स्टॉप किए थे इस पे बात कर रहा हूँ। ये क्या लिखा है, एस एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ सीरीज कन्वर्जेंट, एस एन इज कॉची इफ एंड ओनली इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट। और आगे एक और क्राइटेरिया ये बता रहा है यहाँ पे कि जो एन सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लिमिटेशन लगा दिया। लिमिटेशन क्या लगा दिया कि एन पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। मतलब यहाँ मैं इसी को अगर थोड़ा सा एक लाइन और यहाँ पर लिख दूँ, इसमें ऐसा बोल रहा है कि थ्योरम में कि जो ए एन है वो मोर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब एन इज अ नॉन नेगेटिव टर्म्स है यहाँ पे। ठीक, तो ये बोलता है यहाँ पे कि देन एस एन क्या था, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो यहाँ बोलता है देन ये जो एस एन है या मैं बोलूँ देन जो सीरीज है हमारा, सीरीज ए एन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ जो एस एन था, तो एस एन नोटेशन मैंने किसके लिए यूज किया है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। मीनिंग क्या था, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। सो दिस इज कन्वर्टेड तो लिख चुका हूं मैं, बाउंडेड। सो अगर टर्म्स सीक्वेंस के सारे टर्म्स नॉन नेगेटिव हैं तो एसएन का सिर्फ बाउंडेड होना इफ एंड ओनली इफ है, इसको बोलते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। कुछ बुक में ऐसे ही वर्ड यूज होते हैं ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो ये इफ एंड ओनली इफ दोनों है, ठीक है ना। तो एसएन इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ समेशन एन इज कन्वर्जेंट। बाकी यहाँ पे दो क्राइटेरिया ऑलरेडी है कि कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली इफ एसएन इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली दिस इज कॉची। तो यहाँ इन्होंने कहा अगर बाउंडेड है तो भी एनफ है, अगर एसएन सिर्फ बाउंडेड है तो भी ये कन्वर्जेंट होगा। इस तरह से है ना, कुछ थ्योरम प्रूफ भी है यहाँ पे। सो प्रूफ आप देख सकते हो, ज्योमेट्रिक सीरीज, पी टेस्ट सब इसमें है। हार्मोनिक सीरीज टेस्ट वही पी को 1 रख दिया तो पी टेस्ट आपका आ गया। ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट का दूसरा नाम क्या बता रहे थे तुम, लेबनिज टेस्ट नाम है ना इसका तो। हाँ, डिरिचलेट टेस्ट, अच्छा लेबनिज टेस्ट ना। तो उसमें क्या कहता है वो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आगे आऊँ, अगर मैं पहले इसी की बात कर दूं तो यहाँ पे क्या है कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, पहले इसकी बात करते हैं। ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, तो ये क्या कह रहा है, या इसी का नाम कुछ बुक में है ना, लेबनिज टेस्ट भी है, या डिरिचलेट टेस्ट कह रहा है, वो डिरिचलेट टेस्ट बुक में अलग रहा है ना। सो लेबनिज टेस्ट, ये लिख के चलता हूँ डिरिचलेट, अच्छा ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या कहता है कि यहाँ पे है, तो इसमें कुछ ऐसा होगा, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेट ए एन इज मोर देन 0 या मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये कहना चाह रहा है देन कि ये जो सीरीज है, कौन सी सीरीज, -1 की पावर n इंटू एन या -1 की पावर n प्लस 1 इंटू एन, जो भी आपको समझ आता है। सो दिस इज कन्वर्जेंट, सो ये कब कन्वर्जेंट होगा, इफ यहाँ
इफ लिख रहा हूं मैं, है ना। हाँ तो यहाँ पे आएगा कि डिक्रीजिंग होने चाहिए और जीरो होनी चाहिए, है ना। बट ये वन वे है ना। तो उसका मतलब डिफाइन करना पड़ेगा ऑल्टरनेटिंग क्या है ना। मैंने कहा कि एन मोर देन इक्वल टू जीरो है और माइनस वन की पावर एन प्लस वन एन इज कन्वर्जेंट इफ। तो क्या ये बोथ वे ट्रू है, ये वन वे है, जस्ट वन वे होगा, है ना। ये इफ एंड ओनली इफ बोल सकते हैं। बताओ। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास अगर ए एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये इसको मैं बाद में ले लेता हूँ, देन बाद में लिखता हूँ, पहले इफ वाला कंडीशन देन वाला बाद में लिखेंगे। सो यहाँ पे आते पहले इफ वाला कंडीशन लिख लो। तो यहाँ क्या होगा, है ना, वन में, है ना। सो इफ, सो यहाँ पे जैसे हाँ, सो यहाँ पे आ जाएगा कि हमारे पास जो ए एन है, सो इफ जो ए एन सीक्वेंस है, सीक्वेंस ए एन की बात कर रहा हूँ, दिस इज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड जो लिमिट ए एन की है वो आपका जीरो है। ठीक, देखो। सो एक ए एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, पूरा लिख सकते हो, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और लिमिट ए एन की जीरो है। देन जो आपका ये सीरीज है, ये जो हमें लिखा हुआ है, तो इसको ऑल्टरनेटिंग सीरीज बोलते हैं, डिफाइन भी कर सकते हो इसको। ऑल्टरनेटिंग में क्या होता है कि जस्ट टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है ना। सो दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, सो दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। तो देखो तुम्हारे पास एक सीक्वेंस है ए एन जो कि नॉन नेगेटिव है और वो डिक्रीजिंग है और उसकी लिमिट जीरो है। तो आप ये कहते हो कि वो जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, अगर इसको मैं खोलूं ओपन करूं तो यहाँ क्या बनेगा, तुम देखो यहाँ पे। सो अगर मैं ओपन करूंगा यहाँ पे, ये जो माइनस वन की पावर एन प्लस वन इंटू ए एन है, एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, अगर एन को आप वन रखो यहाँ पे, तो ये प्लस वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर प्लस ए फाइव माइनस ए सिक्स, ये चलता रहेगा आपका, ठीक है ना। सो ये आपका चलता रहेगा। सो इस तरीके से है। सो दिस विल बी कीप गोइंग। सो ये आपका चलता रहेगा यहाँ पे। सो इसका अगर टेस्ट करना, मान लो इस तरह कोई सीरीज है, इसको टेस्ट करना था, आपको ये लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ए एन है ना, तो ये जो हमने ए एन यहाँ पे लिखा, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक दो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है माइनस वन की पावर एन इंटू, जैसे वन बाई एन ही ले लो, या माइनस वन की पावर एन वन बाई रूट एन ले लो, है ना। सो या एन प्लस वन लिखना तो प्लस वन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वन की पावर एन प्लस वन वन बाई टू एन, इस तरीके से है। हाँ लेकिन हमें बस क्या करना है, थ्योरम से अभी जस्टिफाई करना है, वरना वैसे भी हम बता सकते हैं। सो ये इस तरह से है अभी, एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ये है माइनस वन की पावर एन प्लस वन, यहाँ है ए एन, ये नया नाम भी लिख सकते हो, अब बी एन बोल दो इसको। और दिस इज सीरीज माइनस वन की पावर एन प्लस वन, सी एन बोल दो इसको। डेरिवेटिव या डायरेक्टली टर्म्स देख सकते हो, ऐसे दिख जाएगा ना। ये तो चलो आसान है, अदरवाइज डेरिवेटिव करके भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव से भी दिख जाएगा, है ना। इन सबका अगर डेरिवेटिव मान लो जैसे वन बाई एन है,
तो इसको एज 1/x कंसिडर करो, तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x², कहीं ना कहीं वो भी पूरे r पे डिक्रीजिंग है, तो नेचुरल नंबर में भी डिक्रीजिंग ही होगा। सेम चीज़ जैसे 1/√n है, इसका भी डेरिवेटिव करोगे तो नेगेटिव ही आएगी, इसका डेरिवेटिव करोगे नेगेटिव ही आएगी, तो उससे भी दिख जाएगा। सो डेरिवेटिव मतलब क्योंकि डेरिवेटिव तो ऐसे कॉन्टिन्यूस सपोर्ट पे होता है, लेकिन ठीक है, अगर पूरे आर पे कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो नेचुरल नंबर डोमेन पे भी डिक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग रहेगा, पूरे आर पर डिक्रीजिंग है तो नेचुरल नंबर पे भी डिक्रीजिंग ही होगा, इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तुम सिंपल वेरीफाई कर सकते हो इन सब में। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 3 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका द फर्स्ट थिंग यू कैन वेरीफाई, सो an आपका है 1/n, ये मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। bn इज 1/√n, ये भी मोर देन इक्वल टू 0, हालांकि स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है। cn है आपके पास, तो ये लोग क्या स्ट्रिक्टली मोर देन 0 लेते हैं वाले लोग, नॉन जीरो रियल नंबर। अच्छा, उसके बाद ऑल पॉजिटिव, ओके, या ऑल नेगेटिव, तो ये स्ट्रिक्टली मोर देन 0 कंसीडर यहाँ पे हालांकि कर रहा है, तो कर सकते हो ना, कुछ टर्म अगर 0 हो जाए तो कुछ टर्म 0 होगा यहाँ पे, जीरो तो नहीं होगा, तो ये जैसे बुक में इसको स्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ जो मैंने मोर देन इक्वल टू 0 लिखा, हालांकि स्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लोग ऐसे करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 वाले टर्म का सम क्या ही हो जाएगा, वो तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं सब में, बट चूंकि लोग 0 स्ट्रिक्टली ले रहे, स्ट्रिक्टली ले लो। तो ये थोड़े स्पेशल है ना, यहाँ पे तुम्हें देखना है कि ये टर्म ऑल्टरनेट हो रहा होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं ये। सो इसको अगर टेस्ट करना है तुम्हें तो क्या करोगे, तो पहले तुम चेक करोगे, एक तो ये तो स्ट्रिक्टली मोर देन 0 कर सकते हो, ये स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है, ये जो है स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है, एंड दूसरी चीज ये चेक करो, एक तो ये पॉजिटिव है लेकिन बाहर -1 की पावर n+1 है, तो ये एक बार प्लस एक बार माइनस प्लस माइनस चल रहा होगा, तो ऑल्टरनेट हो रहा होगा। और चेक कर सकते हो ये तीनों सीक्वेंस जो है an bn एंड cn, दे आर डिक्रीजिंग। कैसे चेक करोगे, जैसे n की वैल्यू बढ़ाओगे सीक्वेंस की वैल्यू घटती चली जाएगी, तो डिक्रीजिंग तुम चेक कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, इंडक्शन से चेक कर सकते हो या डेरिवेटिव से, हाँ तो उस तरह से तुम दिखा सकते हो। सो दिस आर डिक्रीजिंग, सो an bn cn आर डिक्रीजिंग सीक्वेंस, सो ये क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। सो an bn cn आर डिक्रीजिंग सीक्वेंस and all converging to 0 and converging to 0, ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है, converging to 0, ये है हमारे पास, तो ये 0 पे कन्वर्ज भी कर रही है, तो तीनों सेटिस्फाई हो गया ना कंडीशन, तो इसका मतलब है कि दे आर ऑल कन्वर्जेंट सीरीज, आर ऑल कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज। तो ये थोड़े अलग था, मतलब इसमें सिंपल क्या है कि टर्म्स ऑल्टरनेटिव है, तो इसके टेस्ट के लिए ये क्राइटेरिया है कि आप ये चेक कर लो कि टर्म्स इसके जो हैं डिक्रीजिंग होने चाहिए, जो an हमारे पास है दैट an, एक तो an जो है पॉजिटिव टर्म सीरीज होगा, डिक्रीजिंग होगा, लिमिट 0 पे जा रही होगी, 3 कंडीशन है समझो। सो यहाँ पे 3 कंडीशंस है मेनली, कि ये जो an है हमारे पास दैट शुड बी पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस, और उसके बाद उसकी लिमिट 0 हो रही होगी और ये डिक्रीजिंग होना चाहिए, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग हुआ तो कुछ वैसा कुछ खास नहीं कह सकते फिर, है ना। तो ये एक थ्योरम है, ये हालांकि बाद में एंड में पढ़ाता है मैं, उसमें नाम में भी एंड में लिखा होगा, लेकिन अभी बस देख लो एक बार, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछो। इसके एग्जाम्पल्स जैसे पीछे हमने लिखे हैं, किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो आप इसमें पूछ सकते हो, पढ़ के देख लो, और कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो।
अच्छा कुछ देर पहले हम ये कह रहे थे कि हमने कभी आज अभी देखा था ना ए एन बी एन वाला जो कंडीशन था कि लाइक सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है, सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है, तो ए एन इंटू बी एन ए करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो ऐसा क्या रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे किसी एक सीक्वेंस पे कि वो कन्वर्जेंट हो जाए, मतलब प्रोडक्ट कन्वर्जेंट रहे। तो ये तो अल्टरनेटिंग ठीक है ना, अल्टरनेटिंग में देख लो, इसको यूज करूंगा मैं। तो अभी जैसे मैं क्वेश्चंस, अभी तो थ्योरी क्लास चल रही है तो मैं थ्योरी लिखा रहा हूँ, बेसिक बेसिक एग्जांपल लिखा रहा हूँ। अभी एक बार थ्योरी करा के फिर हम लोग असाइनमेंट और क्वेश्चन डिस्कस। हाँ, पॉजिटिव सीरीज, ओके। लिमिट है ना उसका, अगर जीरो पे चला जाए। हाँ, तो ये कंडीशन है। तो उस तरह से कई सारे कंडीशंस हैं, मैं आता हूँ उसमें। तो अभी इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना, मैं बोल रहा हूँ इसमें अल्टरनेटिंग में। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अगर सॉल्व करना है तो असाइनमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो पीवाई क्यूज नॉन पीवाई क्यू है तो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, डाउट भी डिस्कस करेंगे, तब मैं बताऊंगा मैं ये यूज करें। तो मेनली आपको यहाँ नाम याद रखना जरूरी है ना। तो इसका नाम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है या लेबनीज टेस्ट है, किसी बुक में देख सकते हो, इस थ्योरी से लिखा रहता है इसी से। कन्वर्स, जैसे कोई एग्जांपल ढूंढो, अगर कन्वर्स का क्या मतलब है कि अगर कन्वर्जेंट है, हाँ कन्वर्जेंट है तो लिमिट ए एन की जीरो आएगी, लिमिट तो पक्का जीरो आएगी, तो पता ही है। क्या डिक्रीजिंग होना जरूरी है? नहीं, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? क्वेश्चन ये है, क्या इस थ्योरम का कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू होगा? वन बाई एन, नहीं लेकिन ये माइनस वन की पावर इन प्लस वन नहीं है ना वहां पे तो। हाँ चलो, ए एन को तुमने वन ले लिया, तो ए एन को वन ले लिया, तो ये सीरीज तो कन्वर्जेंट नहीं है। और कांस्टेंट सीक्वेंस को डिक्रीजिंग मानो। हाँ, एस बाउंडेड है, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए ना। एस एन तो बाउंडेड है, लेकिन जो तुम्हारा टर्म्स है वो नेगेटिव ही है, यहाँ पे टर्म्स नेगेटिव ही है ना। फिर अगर ए एन को मैं पॉजिटिव ही रख रहा हूँ तो ओके हो जाएगा। मान लो ए एन मेरा पॉजिटिव है, और अगर ये कन्वर्जेंट है, अभी हमें क्या चेक करना है, कन्वर्स चेक करना है ना, मुझे ये चेक करना है कि इफ दिस इज ट्रू, मान लो इफ दिस इज ट्रू, तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब लिमिट इसकी जीरो आएगी।
तो इसकी जो लिमिट है वो 0 आएगी, और लिमिट 0 आएगी इसका क्या मतलब है कि एन की लिमिट 0, तो ये तो आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये एस्टैब्लिश करना रह गया कि क्या ये एन को डिक्रीजिंग होना जरूरी है, और मैं ये पहले से अज्यूम कर लेता हूं कि एन पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, पॉजिटिव टर्म वाला सीक्वेंस है एन सीक्वेंस है, तो पॉजिटिव टर्म वाला सीक्वेंस है एन। तो क्या ये वाली चीज कन्वर्जेंट है, मान लिया, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमने पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस कंसीडर कर लिया। तो अगर हमने पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस कंसीडर कर लिया है और लिमिट 0 पे जा रही है, तो एटलीस्ट डिक्रीजिंग ना भी हो लेकिन वो ऑलमोस्ट डिक्रीजिंग, मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली डिक्रीजिंग होगा एक्चुअली। इनिशियली हो सकता है कुछ टर्म, तो ये समझ नहीं, अगर कन्वर्जेंट होगा तो हाँ हाँ हाँ, लेकिन एन यहाँ पे इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम तो अल्टरनेट कर जाएगा, तो हमें एन के बारे में सोचना है कि एन हैज टू बी डिक्रीजिंग। -1/n लेना चाहता, लेकिन पॉजिटिव टर्म हमने हमने पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव वाला कंडीशन हटा दिया, तो ओके, तो ओके हो जाएगा, अगर नेगेटिव वाले टर्म हटा दिए ना, सो ओके रहेगा फिर। डिक्रीज करके ही, डिक्रीज नहीं तो अल्टीमेटली डिक्रीजिंग होगा ही, यहाँ जैसे मैंने डिक्रीजिंग लिखा है, तो अगर अल्टीमेटली डिक्रीजिंग है तो भी इनिशियल कुछ टर्म अगर छोड़ देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा सीरीज पे, है ना, तो यहाँ अल्टीमेटली डिक्रीजिंग होगा, है ना। तो मतलब ये एक्चुअली कन्वर्स इसलिए ट्रू नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं कि एन एक्चुअली एग्जैक्टली डिक्रीजिंग होगा, बट अल्टीमेटली डिक्रीजिंग होगा। तो ये है, अगर इसको मैं कन्वर्स लिखूंगा तो डिक्रीजिंग होना जरूरी नहीं है, कन्वर्स इसलिए बुक में नहीं लिखता है, बुक में लोग कन्वर्स ट्रू नहीं लिखता है ना, मतलब लिखता ही नहीं है कन्वर्स, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये डिक्रीजिंग होगा, बट ये अल्टीमेटली डिक्रीजिंग होगा, मतलब इनिशियल कुछ टर्म्स अगर इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है बट अल्टीमेटली डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि हमने लिमिट इसका, तुम्हारी साउंड क्लियर नहीं है। हाँ? हम्म। फैक्टोरियल का डेरिवेटिव नहीं है, ऐसे तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हम्म। हाँ सुनाई दे रहा, बताओ। नहीं नहीं, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता फैक्टोरियल का, हाँ आगे। हम्म। कौन सा सीरीज? नहीं नहीं, हम उसको वो नहीं कर रहे, हम सिर्फ एन की बात कर रहे हैं, एन इज पॉजिटिव टर्म से डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, हम तो सिर्फ एन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो डिफरेंस की जरूरत नहीं है। अरे भाई मुझे तो ये चेक करना है, सपोज दिस इज ट्रू, देन इज इट ट्रू, और इज इट ट्रू, हमें तो ये चेक करना है, डिफरेंस में कहाँ फंस रहे हो उसके चक्कर में। हमें तो ये देखना है कि अगर मान लो ये अज्यूम कर लो ट्रू है, तो क्या ये ट्रू होगा, यस और नो, क्या ये ट्रू होगा, यस और नो। तो इसको ट्रू होना जरूरी नहीं है, बट बोल रहा हूँ अल्टीमेटली डिक्रीजिंग होगा, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा जहां पे ये कन्वर्ट कर रही होगी और वो एक्चुअली डिक्रीज नहीं कर रहा होगा ये, तो ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा, बट एक्चुअली अल्टीमेटली डिक्रीजिंग होगा वो, है ना।
ये है, ये डिक्रीजिंग भी हो जाएगा एटलीस्ट। नहीं नहीं, डेरिवेटिव का कोई फॉर्मूला थोड़ी है, वो गामा फंक्शन में जाता है डेरिवेटिव। गामा n प्लस वन क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है ना, तो गामा फंक्शन का डेरिवेटिव गामा के टर्म में ही आएगा, तो वो अलग थ्योरी, एक्सप्लिसिट फॉर्म थोड़ी होता है फैक्टोरियल के डेरिवेटिव का। क्योंकि तुम देखा फैक्टोरियल कोई एक्सप्लिसिट फॉर्म लिखा होगा, जैसे मान लो x का डेरिवेटिव 1 है, x स्क्वायर का 2x है, ऐसा कहीं फॉर्मूला देखा है तुमने कि x फैक्टोरियल का डेरिवेटिव ये होता है? वो गामा फंक्शन के थ्रू आएगा, वो भी गामा फंक्शन का डेरिवेटिव गामा के टर्म में ही होता है ये। एनीवे उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका कन्वर्स ट्रू हो सकता है, ठीक है, इसमें बोल रहा हूँ कि यहाँ अल्टीमेटली डिक्रीजिंग करके हो जाएगा, बट इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। बट हमने ये रिस्ट्रिक्शन ले रखा है an पॉजिटिव है इसीलिए। तो देखो ये कुछ मतलब अभी हमने थ्योरम्स लिखे हैं, अब ये तुम्हें एक्चुअली याद रखना पड़ेगा, जो क्लास बच्चे हैं ना, इसको अब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो मैं एक दो स्टेटमेंट और थ्योरम लिखा देता हूँ। तो इस बुक में इन्होंने कुछ, यहाँ इन्होंने कुछ लिखा है, अबेल्स थ्योरम एंड डिरिचलेट टेस्ट। क्या है भाई डिरिचलेट टेस्ट, अबेल्स टेस्ट क्या है, तुम लोग क्या बता रहे थे? तो ये कुछ थ्योरम्स है जो उसके बारे में हम लोग जब इसको डिस्कस कर रहे थे, तो इसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। किसको डिस्कस कर रहे थे हम लोग यहाँ, प्रोडक्ट को ना, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। अब ये कह रहे थे कि ए एन बी एन अगर कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि ए एन इंटू बी एन की सीरीज कन्वर्जेंट होगी, है ना। या जैसे मैं बाकी टेस्ट अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, अभी वापस इस पे आ रहा हूँ। जो टेस्ट रह गया वो नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे, और ये सीरीज में बहुत ज्यादा है नहीं, तो एक दो क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इस मंथ से पहले कंप्लीट हो जाएगा सीरीज। मई है ना, जून नहीं जाएगा, मई में ही कंप्लीट हो जाएगा ये। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास 3-4 रखेंगे तो वो होगा। तो अभी मैं वापस इस पे आता हूँ कि क्या रेस्ट्रिक्शंस इस पे लगाया जाए ए एन बी एन पे, सो दैट कि ये वाली सीरीज कन्वर्ज कर जाए हमेशा। तो उसके रिगार्डिंग कुछ थ्योरम्स हैं, तो वो हम देख सकते हैं। सो वो थ्योरम ये है कि, है ना, ये सब टेस्ट कल का है तभी मैं इस पे आ जाता हूँ। सो एक थ्योरम है जिसका नाम ये लोग लिखते हैं, तो ये सब देखो थ्योरम हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपको जितने स्टेटमेंट क्लियरली याद है आप वो लगा पाओगे। तो मैं इसको लिख के क्लास खत्म करूंगा, दो थ्योरम है ना। सो यहाँ ये लोग ये डिफाइन कर रहे हैं, डिरिचलेट टेस्ट, है ना, ये डिरिचलेट टेस्ट है, हालांकि ये उसी के रिगार्डिंग बात कर रहा है जो हमने अभी लिखे हैं। तो ये स्टेटमेंट इसका कहता है कि इफ, मैं ऐसे लिख देता हूँ ए एन बी एन के टर्म में, सो इफ ए एन बी डिक्रीजिंग सीक्वेंस, सो इसने कुछ नहीं कहा पॉजिटिव टर्म होना चाहिए नेगेटिव टर्म होना चाहिए ना, जस्ट डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस विथ ए एन की जो लिमिट होगी वो आपकी 0 होगी। एक तो ये कहा कि ए एन कोई डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मान लो 1/n टाइप का, 1/n है जो डिक्रीजिंग है और लिमिट इसकी 0 है, ओके। अच्छा आगे बोल रहा है एंड, सो क्या होना चाहिए, किसका, दूसरे वाले का ना। सो आगे है ऑल्सो द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ये जो स्टेटमेंट लिख रहा है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ जो सीरीज है आपके पास समेशन बी एन इज बाउंडेड, ठीक है। तो ये एक आपके पास एक सीरीज है, सीरीज बी एन, ठीक है ना। सो ऑल्सो द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज बी एन इज बाउंडेड, तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड है। तो क्या बोलना चाह रहा है ये, इस कंडीशन में, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है ए एन पे कि ए एन एक्चुअली डिक्रीजिंग सीक्वेंस था जिसकी लिमिट एक्चुअली क्या थी, डिक्रीजिंग है, जिसकी लिमिट 0 है। और दूसरा ये है कि पार्शियल सम दूसरे वाले सीरीज का बाउंडेड है, उस केस में जरूरी है
कि ये जो आपका ए एन इंटू बी एन है, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये कन्वर्जेंट सीरीज होगा. सो दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज. एक एग्जांपल इसका देख लो, कोई एग्जांपल बताओ इसका. क्या लोगे ए एन और क्या लोगे बी एन. सो जैसे एग्जाम्पल के लिए, इसका सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल ए एन जैसे 1/n ले लो, या है ना, 1/n ले लो. और बी एन क्या लोगे, -1/n. सो अगर तुम -1/n ले लेते हो तो क्या कहना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज बी एन, है ना, ये जो सीरीज बी एन का सीरीज, तो इसका जो पार्शियल सम या तो 0 आएगा या 2 आएगा. सॉरी, -1 है ना, तो -1 ऐड 1 0 या -1 है ना, 0 या -1, तो बाउंडेड है, बाउंडेड तो है. तो उस केस में क्या बोलना चाह रहा है, देन सो हालांकि दोनों सीरीज डाइवर्जेंट है, यहाँ पे जो हमने लिया दोनों डाइवर्जेंट है, तो उस केस में तुम देखो कि जो ए एन इंटू बी एन की सीरीज बनेगी हो जाएगी -1 की पावर n इंटू 1/n, और ये कन्वर्जेंट है. इनफैक्ट मैं अगर ऐसा कंसिडर करता कि ए एन को 1/n² ले लो और बी एन को तुम सेम ही रखो -1 की पावर n, तो हाँ कुछ भी बना लो, तो यहाँ से -1 की पावर n इंटू आ जाएगा 1/n², ये भी कन्वर्जेंट है. इनफैक्ट तुम यहाँ 1/n² लो, इसको अपॉन n कर दो. तो कुछ एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ जो इसको सपोर्ट कर रहा, तुम इसको चेक कर लो एक बारी. जैसे ए एन मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, जैसे 1/√n है, और बी एन हो सकता है -1 की पावर n अपॉन √n. चूंकि इसका सीरीज कन्वर्जेंट है ना, तो ऑब्वियसली जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो बाउंडेड ही होगा. तो इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये दोनों के करस्पॉन्डिंग सीरीज, एक डाइवर्जेंट एक कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट, दोनों एक कन्वर्जेंट वाला बना देता हूँ तो भी हो जाएगा, है ना, तभी आंसर तो वही आएगा. सो यहाँ -1 की पावर n अपॉन n हो गया. सो ये तो कन्वर्जेंट है. उसे ही बना लो, बहुत सारे बनाए जा सकते हैं ना, इट्स ओके ना. एक और दे देता हूँ, ये एक थ्योरम हो गया ड्रिचलेट टेस्ट. तो इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये किसके लिए टेस्ट है, एक्चुअली ये बताना चाह रहा है कि ये वाला प्रोडक्ट सीक्वेंस का करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस बता रहा है ये. सो ये सब थ्योरम्स है जो आपको रिपीटेडली रिवाइज करना पड़ेगा, तो याद रहेगा आपको, ये है, वरना भूल जाओगे ना. ये है. नेक्स्ट एक और थ्योरम है, उसका नाम ये लोग लिखते हैं, तो ये जो मैं लिखा रहा हूँ इस बुक से लिखा रहा हूँ, जो हमारे पास वो है बार्टल एंड सेवर्ट वाली बुक है इंट्रोडक्टरी एनालिसिस की. दूसरा अबेल्स टेस्ट है, ये कहता है तो थोड़े से ना ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए कुछ बच्चों को इनिशियली बोर्डिंग में लग रहा होगा, लेकिन पढ़ना तो है, एग्जाम निकालना तो पढ़ना तो है ही, तो आज पढ़ो कल पढ़ो, पढ़ना तो है ही तुम्हें. ये है. अब बाकी जो कैलकुलस वाला चीज़ है वो ऑलमोस्ट तुम्हें आता ही है, ये मैंने करा ही रखा है पहले, तो अभी रिवाइज कराएंगे, हालांकि दोबारा करेंगे सर कैलकुलस पूरा. तो अबेल्स टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है, इस बुक का मैं वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट लिख देता हूँ. तो ये कह रहा है कि ये तो कह रहा है कन्वर्जेंट मोनोटोन है, मोनोटोन कन्वर्जेंट है ना. तो एक तो मोनोटोनिक्स, इसका जो अब अलग अलग बुक का अलग अलग, इसमें स्टेटमेंट जो इन्होंने लिखा है वो क्या लिखा है, इसने ये लिखा है कि ए एन सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है, मोनोटोन है. तो कन्वर्जेंट है, मोनोटोन है, तो अब डिपेंड करता है, डिक्रीजिंग है तो लोअर बाउंड है ना, इंक्रीजिंग है तो अपर बाउंड, तो उस पर जाएगा. बाद बोल रहा है सीरीज, दूसरा सीरीज कन्वर्जेंट है. तो इसका स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है, देखो इसका स्टेटमेंट है, तो ये थ्योरम है मतलब, तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इस बुक में कि लेट जो आपके पास ए एन एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ए एन जो है, दिस इज कन्वर्जेंट. अब देखो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होने की गारंटी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस को मोनोटोन होने की कोई गारंटी नहीं है. जैसे -1 की पावर n अपॉन n,
ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है जीरो पे, लेकिन मोनोटोन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा है कन्वर्जेंट होना चाहिए और मोनोटोन होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड तो होगा ही, बट मोनोटोन गारंटी नहीं है। सो एन इज कन्वर्जेंट मोनोटोन सीक्वेंस, ये है। आगे एंड बोल रहा है कि दूसरा जो है एंड सीरीज बी एन जो है ये कन्वर्जेंट है, सीरीज बी एन आपका कन्वर्जेंट है, देन क्या होगा? सो एन कन्वर्जेंट मोनोटोन सीक्वेंस है, बी एन कन्वर्जेंट है, तो उस वाले केस में गारंटी है कि ये वाली जो सीरीज होगी वो कन्वर्ज करेगी। दिस इज कन्वर्जेंट, है ना? तो एक्चुअली ये जो थ्योरम्स हैं, कई बार ये थ्योरम के स्टेटमेंट ही तुम्हारा ऑप्शंस होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट तो ट्रू ही रहेगा, ये है। तो इस एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल देखो, तो इसके सपोर्ट में कोई एग्जांपल बताओ। सो एन था कन्वर्जेंट और मोनोटोन है, तो सिंपली 1/n ही ले लो, और बी एन का सीरीज कन्वर्जेंट है, तो बी एन की सीरीज कन्वर्जेंट है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लो -1 की पावर फॉर एग्जांपल √n ले लो, है ना? ये कन्वर्जेंट सीरीज है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नया सीक्वेंस बनेगा ए एन इंटू बी एन, ये तो ऑब्वियसली -1 की पावर n √n हो गया, तो ये कन्वर्जेंट तो होगा ही। ये कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से, है ना? सो मोनोटोन कन्वर्जेंट है, ठीक। तो जैसे तुमने यहाँ 1/n लिया, और बी एन था तुम्हारा 1/ जैसे n² ही ले लो, या 2 की पावर n ले लो, चलो 1/2 की पावर n, तो क्या होगा? सो ए एन डिक्रीजिंग मोनोटोन है और कन्वर्जेंट है, तो जो प्रोडक्ट होगा 1/n 2 की पावर n, ये क्या होगी? प्रोडक्ट कर दिया ना हमने, तो कन्वर्जेंट होगी। सो दिस इज कन्वर्जेंट, तो ये आपका कन्वर्जेंट है। तो इस तरह ये थ्योरम्स हैं जिसका एप्लीकेशन तुम्हें देखना है। तो ये जो थ्योरम था, चाहे अबेल्स टेस्ट हो या ये डिरिचलेट टेस्ट हो, दोनों प्रोडक्ट, जो सीक्वेंस के प्रोडक्ट है उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए है। बाकी इससे पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे, तो ये बस यहाँ पर डिस्कस किया था कि दोनों कन्वर्जेंट तो क्या बोल सकते, कुछ भी हो सकता था। अगला पूछा दोनों डाइवर्जेंट है तो क्या हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। इसमें बात कर रहे हो? इसमें एन को क्या लेना है? एन ले सकते हैं, अरे भाई एन तो कुछ भी बोल रहा है, एन ले सकते हैं यहाँ पे। जब कुछ अज्यूम कर रहे हो तो हाँ, तो उसकी कोई गारंटी नहीं, हमें तो ये कंक्लूजन तब मिलेगा जब अजम्पशन ट्रू होगा। अजम्पशन अगर तुम फॉल्स ले रहे हो मान लो, तो कंक्लूजन कुछ भी आ सकता है, उसका कोई गारंटी थोड़ी है, वो तो ट्रू फॉल्स कुछ भी आ सकता है। तो उससे तुम्हारा, तुम जो बताना चाह रहे हो उससे कोई मतलब मीनिंग नहीं निकलेगा उसका। इफ यू आर टेकिंग एग्जाम्पल अगेंस्ट द अजम्पशंस, तो कंक्लूजन के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते तुम एक्चुअली। वो कंक्लूजन ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है। तुम अगर ये कहना चाह रहे हो कि तुमने गलत अजम्पशन लिया इसलिए कंक्लूजन गलत है, तो ये गलत बोल रहे हो तुम, दिस इज नॉट द केस, है ना? ये वही वाला एग्जांपल होगा कि एन की लिमिट अगर 0 नहीं है तो सीरीज डाइवर्जेंट है। कोई कहेगा नहीं सर मैं ऐसा एग्जांपल एन ले रहा हूँ जिसकी लिमिट 0 है, तो पक्का कन्वर्ज करेगी, ये वही वाली बात तुम कर रहे हो अभी। तो अगर अजम्पशन ट्रू नहीं है तो कंक्लूजन के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। तुम जो एग्जांपल ले रहे हो एन वाला, वो अजम्पशन पे फिट ही नहीं बैठ रहा है, सो यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस। ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है, ये चीज है, तो उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। हाँ, नॉन डिक्रीजिंग, हाँ मोनोटोन है ना ये, नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग कोई एक।
हाँ कोई नहीं, हमने वो यूज किया, हमने एक्चुअली टर्म्स को थोड़े मिक्स कर दिए नहीं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। मोनोटोन में तुम किसकी बात कर रहे हो, इस वाले की? इंक्रीजिंग किसमें यूज किया मैंने? हाँ तो अभी क्या था, ये ओके है ना? अभी देख लो मोनोटोन का मतलब क्या है, चाहे तो नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग कोई भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ओके, अगर इंक्रीजिंग ले रहे हो तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस नॉन डिक्रीजिंग होता ही है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस नॉन इंक्रीजिंग होता ही है, तो क्या प्रॉब्लम है? एनीवे ये बस, तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, टाइम भी हो गया ना, गेट बैच की टाइम ज़्यादा ही टाइम हो गया। सो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ। तो इसको अभी आज हमने क्या डिस्कस किया, बेसिक सीरीज के कुछ टेस्ट लिखे हैं, कुछ थ्योरम्स लिखा है। तो ये थ्योरम्स तुम्हें थोड़े रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपको याद रहेगा। फिर क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे, तुम खुद से सॉल्व करो, देन उसको डिस्कस करते हैं। तो कल मैं अभी सीरीज के कन्वर्जेंस के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे टेस्ट लिखूंगा, कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है, कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा सीरीज, फिर प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास होगी, एंड देन नया टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो अभी जैम वाले बच्चे लीव कर सकते हैं, अभी गेट की क्लास होगी। सो थैंक यू, जिनको क्लास करना हो कर भी सकते हो।